नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। जहां भी नजर जाए सिर्फ आग। पिछले कई दिनों से ये जंगल जल रहे हैं। जंगल में लगी आग इतनी भीषण है जिसे बुझाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है। आग लगातार धधक ही रही है। संसाधन की कमी बताकर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से आग बुझाने के लिए मदद मांगी। केंद्र तत्काल मदद भी कर दी, लेकिन आग फिर भी काबू में नहीं आ रही। इसे काबू में लाने के लिए वन मंत्री खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री जी के इस प्रयास से आग बुझ जाएगी? उत्तराखंड के पहाड़ों पर आजकल आग का है पहरा। उत्तराखंड की बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियों पर आजकल आग की लपटों का बसेरा है। आसमान में धुओं का गुब्बार है। जहां देखो वहां पहाड़ों पर बस आग ही आग है। पिछले 6 दिनों से पहाड़ों पर लगी ये आग आखिर कब बुझेगी? उत्तराखंड में आग से हाहाकार है। मंत्री जी का आग बुझाने का अनोखा प्रयास है। क्या ऐसे बुझेगी आग? उत्तराखंड में गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग लगना आम बात हो जाती है, लेकिन हर बार जंगलों में लगती आग और मुकम्मल तरीके से उसे बुझाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान न हो तो वो जंगलों में मौजूद बेजुबानों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। आग बुझाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। हर बार भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है और इस बार उत्तराखंड की जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मानसून का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत आग बुझाने के लिए खुद ही पहुंच गए और हाथ में झाड़ी लेकर आग बुझाने लगे। आग तो नहीं बुझी, लेकिन मंत्री जी का चेहरा जरूर मीडिया अखबारों में सुर्खियां बनने लगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्यों धधक रहे हैं देवभूमि में जंगल और आखिर कब बुझेगी जंगलों में लगी आग? जंगलों में लगी ये आग उत्तराखंड की सियासत के तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। आग बुझाने के वन मंत्री के प्रयास वाले वीडियो पर विपक्ष ने जहां हमला किया है, तो वहीं बीजेपी ने इस प्रयास को सराहनीय और प्रेरणा स्रोत बताया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों हेक्टेयर जंगल में आग लगी हो, हजारों हेक्टेयर धधक रहे हो, गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी, और बजाय इस आग को बुझाने के, आपदा के प्रबंधन करने के बजाय सरकार इसका फरवरी मार्च के महीने में प्रबंध करती, इसकी तैयारी करती। अब जब आग लग गई है और पूरे राज्य में आग लगी हुई है, हजारों हेक्टेयर जंगल में आग लगी हुई है, झाड़ी पकड़ करके, झाड़ी पीट करके आग में जा करके नौटंकी करना, फोटो खिंचाना, इससे अगर आग बुझती तो हम सब लोग चलते हैं झाड़ी लेकर के। देखिए, इस समय परिस्थितियां बड़ी भिन्न हो चुकी है। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे जनपद हैं हमारे जहां पे आगजनी बहुत ज़्यादा हो गई है और काफ़ी जंगल का नुकसान पहुंचा है। और ये तो आगजनी को देखते हुए और इस समय जिस तरह से जो है फॉरेस्ट भी सजग है, अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परिसंपत्तियाँ भी, बहुत नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर के वन संपदा को बहुत बड़ा नुकसान एक हुआ है। माननीय वन मंत्री जी स्वयं गए थे और माननीय वन मंत्री जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है, लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किया है। वो ठीक है कि उनके ही जाने से आग पे काबू नहीं हो पाता, किंतु लोगों को प्रेरणा देने का काम किया कि स्थानीय लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और वनों को बचाने का काम करें। जंगल में लगी आग ने अमूल्य वन संपदा को तो नष्ट किया ही है, साथ ही गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पहाड़ों की रौनक भी आग के धुएं में खो गई है। वन विभाग के पारंपरिक आग बुझाने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। वन विभाग दशकों से आग बुझाने के लिए एडवांस तकनीक को नहीं बढ़ा पाया है। यही कारण है कि कई दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ धधक रहे हैं। आज फिलहाल 2 जगहों पे चल रहा है, एक हमारा पौड़ी में और जो है जनपद नैनीताल में चल रहा है। और अभी फीडबैक लेंगे, क्योंकि आज भी वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं। सुबह यही पता चल रहा था कि जो है कुछ दिक्कत है इसमें, है ना। तो अभी फीडबैक हमको मिलेगा कि आज की प्रोग्रेस क्या रही। फिलहाल अभी हमारे 2 जो है आर्मी के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स अभी स्टेशन है, अभी स्टिल है, और वो वेदर कंडीशन के हिसाब से काम करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में सरकार किसी की भी क्यों न हो, जंगलों में आग लगती रही है, लेकिन इसे बुझाने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार इस आग को लेकर गंभीर क्यों नहीं दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए बढ़ते आगे। देहरादून में ग्राम चौपड़ियाल में समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। चौपड़ियाल गांव में समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। वर्चुअली मुख्यमंत्री शामिल हुए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को उन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने तत्काल उन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारी को निर्देश दिए हैं। वर्चुअली मुख्यमंत्री यहां जुड़े थे। समाधान कार्यक्रम इसका नाम है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस समाधान कार्यक्रम में वर्चुअली उन्होंने शिरकत की है। चलिए बढ़ते आगे। धूमधाम के साथ बीजेपी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना को मात देने के बाद आज पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। नेताओं ने पार्टी के संस्थापकों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई विधायक इस दौरान पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। अवधूत मंडल आश्रम के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी आज राष्ट्रीय हनुमान दल के संरक्षक बन गए हैं। राष्ट्रीय कोर कमेटी की सर्वसम्मति से महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज को राष्ट्रीय हनुमान दल में राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया गया। महाराज जी आज ही पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के महामंडलेश्वर बने हैं। आज महाराज जी के महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह, राष्ट्रीय संयोजक पंकज सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जितेंद्र सिंघल, राष्ट्रीय प्रचारक अश्विनी सिंह और कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान महाराज जी का आशीर्वाद लिया और सभी ने आश्वस्त किया कि जीवन भर राष्ट्रीय हनुमान दल को हर संभव सहयोग और संगठन को अग्रसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने राज्यपाल उत्तराखंड और उत्तराखंड सरकार, साथ ही साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति को लेकर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। अवधूत मंडल पंचायती अखाड़ा बड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज को आज राष्ट्रीय हनुमान दल का संरक्षक बनाया गया। अवधूत मंडल आश्रम के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी आज राष्ट्रीय हनुमान दल के संरक्षक बने हैं। राष्ट्रीय कोर कमेटी की सर्वसम्मति से महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज को राष्ट्रीय हनुमान दल में संरक्षक नियुक्त किया गया। आज ही पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के महामंडलेश्वर बनाए गए। आज ही महाराज जी के महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में मोहन भागवत भी शामिल हुए। इसमें हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह, राष्ट्रीय संयोजक पंकज सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जितेंद्र सिंघल, राष्ट्रीय प्रचारक अश्विनी सिंह भी मौजूद थे।
अगली खबर ऋषिकेश से है। डीजीपी अशोक कुमार की टीम ने आज जागरूकता अभियान चलाया। डीजीपी ने भिक्षा नहीं शिक्षा प्रोजेक्ट के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें राज्य के इंटर कॉलेज ITPL के छात्र भी शामिल रहे। डीजीपी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको सामाजिक संस्थाओं का भी साथ मिल रहा है। इस में डीजीपी की कोशिश रही है कि छोटे छोटे बच्चे भिक्षा वृत्ति में लिप्त हैं, उनको इससे आज़ाद करवाकर उनको शिक्षा दिलवाया जाए। डीजीपी ने कहा है कि ये बच्चों को शिक्षित करना ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि भिक्षा मांगते बच्चों की जानकारी नोडल अधिकारी को दिया जाए और इन बच्चों को भिक्षावृत्ति छुड़वा कर इनको स्कूलों में एडमिशन करवाया जाए। बहुत ही सुधार होगा, जिसमें ये आज हमारे डीजी सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑपरेशन मुक्ति, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके लिए जो हमारे CO सर हैं, नोडल सर, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस तरह का मतलब एक ऑपरेशन मुक्ति प्रोग्राम करा है और जगह जगह जाके हमारे जो ऑफिसर हैं वो इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें उसमें आज प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये ऑपरेशन मेरा मानना है कि युवा जनरेशन के लिए जो जगह स्कूलों में किया गया है, ये बहुत आगे तक जाएगा और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा, जो आज तक लोग भीख देते थे बच्चों को, गलत तरीके से भीख देना और उन लोगों को आगे बढ़ाना, भीख के लिए प्रेरित करना, वो हटके आज बच्चे शिक्षा की ओर प्रेरित होंगे। बहुत देखिए, उत्तराखंड पुलिस का जो अभियान DGP श्री अशोक कुमार जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये एक प्रकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो तब सफल होगा जब हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। अकेले पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये संभव नहीं है, उसमें हम सभी लोग हैं, आम नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सब लोग उसमें शामिल होंगे तो वास्तव में ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो भिक्षावृत्ति वाला प्रोग्राम है, ये वास्तव में एक दिन सफल होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग जैसे विद्यालय स्तरों पर ये लोग जिस आकर के बच्चों को अवेयर करा रहे हैं और बच्चों से इस तरीके से हम भी उनसे इस बारे में बातें कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, वो भी एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बच्चे घर पर जा कर के अपने गार्जियन को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को ये बातें कहेंगे। भाई देखो, भिक्षावृत्ति जो है वो बढ़ावा न दिया जाए किसी भी कीमत पर। देखिए, उत्तराखंड पुलिस का जो अभियान DGP श्री। तो चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर उत्सुर गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। गांव में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। 3 किलोमीटर पैदल चलकर यहां के लोग गांव पहुंचते हैं। ये पूरी खबर क्या है, रुद्रप्रयाग से अगली खबर है, जहां पर उत्सुर गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ के लोग 3-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने गांव तक पहुंचते हैं, यानी कि और गांव से ये वापस अगर इनको किसी काम के लिए जाना होता है तो 3 किलोमीटर पहले इनको पैदल चलना पड़ता है। जंगल के रास्ते से होकर जो यहाँ के बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग जिले का उत्तरसू गांव ये आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कहने को तो उत्तराखंड का ये लगभग 20 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर आज तक सड़क नहीं पहुँची है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी गांव रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। रोड तो दूर की बात, यहाँ के गांव में अभी तक सीसी मार्ग नहीं बने हुए हैं। रोड तक पहुंचने में इन लोगों को लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना यहाँ पे बहुत ही दुर्गम है। रास्ते इतने खतरनाक है कि रास्ते में जंगली जानवर, शुअर, बाघ, ऐसे कई जानवरों का खतरा बना हुआ होता है। बरसात के मौसम में गधेरे आने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अगर इस गांव में कोई आदमी बीमार हो गया तो उसको ले जाने के लिए चारपाई का सहारा करना पड़ता है, लेकिन रास्ते इतने संग्रह हैं कि उनमें जो आदमी बीमार है उसको ले जाना बहुत ही वो पड़ रखा है। यहाँ पे जो है रोड की इतनी भयंकर समस्या है कि इस गांव के लोगों का पलायन निश्चित है। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तरसू ग्राम सभा में जल्दी से जल्दी रोड का देना सुनिश्चित करें। यहाँ पे रोड न होने के कारण मेरे ग्राम सभा में ये बगडौल देवता यहाँ पे नाच रहे हैं, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं, जो ध्यानी हैं, वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने देवताओं के दर्शन करने, लेकिन कहाँ से करें। रोड आज तक गांव-गांव में चली गई है लोगों की, लेकिन यहाँ पे रोड नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है? यहाँ पे रास्ते भी अच्छे नहीं है, इस वजह से हम लोग भी बहुत परेशान है। अभी तो हम थोड़ा कर पा रहे हैं, बुजुर्ग नहीं
जो बुजुर्ग लोग हैं वो आना चाहते हैं कैसे आए? उन लोगों से मेरा भी अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि यहाँ पे रोड आने जल्द से जल्द यहाँ पर रोड स्वीकृत करें। यहाँ सबसे पहले अपनी जो हमारी समस्या है वो है सड़क की। या ना तो यहाँ रास्ता है ना सड़क है, हमें हर चीज के लिए मार्केट जाने के लिए 5-6 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। या तो हम चोपता जाते हैं या तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर नीचे चोपड़ा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें साथ में स्कूल ही नहीं, हर चीज का भी माई किसी भी आते हैं तो मतलब 2 दिन तो आने जाने के लिए चाहिए उन्हें। मतलब हमारा सबसे पहले यही है कि समय जो हमारा समय है वो तो आधे मतलब हमें बच्चों के साथ आने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है, चलने में भी बच्चों के साथ बहुत परेशानी होती है। और हमारे जो बच्चे, हम खुद मेरी लड़की 6 साल की हो गई है, मुझे उस स्कूल मतलब डालने में बहुत दिक्कत हो रही है। ना तो हमारा उतना बजट है कि हम कमरा लेके बच्चों को स्कूल मतलब कमरा लेके मार्केट में पढ़ा सके, और ना ही मतलब ऐसा है कि यहाँ कोई साधन ही नहीं है। तो मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुरसू गाँव को रोड से जोड़ो। मैं सबसे पहले अपनी जो हमारी समस्या है वो है डंगरी मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से उतरसू तक 3 किलोमीटर की रोड की आवश्यकता होगी। इसकी प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और ये हमें 2020 के अंतिम वर्ष में प्राप्त हुई है। तो इसमें सिविल भूमि है और कहीं के नाप खेत भी है। तो इसमें सर्वे आदि कार्रवाई करने के बाद हमें लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई से भी करना पड़ेगी। तो हम सर्वे की कार्रवाई शीघ्र आरम्भ करने वाले हैं। क्योंकि सैंक्शन प्रथम चरण की है तो वन भूमि की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी, जिसमें न्यूनतम 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। और जब वन भूमि की स्वीकृति आ जाती है तत्पश्चात हमारे गांव में रोड नहीं है। मैं BA फाइनल कॉलेज है, हमारे यहाँ से रोड बहुत दूर है, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें आने जाने के मेहमान जैसे कोई आता है तो हमें यहाँ जैसे मतलब कुछ हॉस्पिटल भी दूर है इधर से। जब हमें यहाँ से आते हैं, हमारे जब कॉलेज है तो हमें यहाँ से अगर रोड होती तो रोज़ आने जाने का साधन होता है, इसलिए हमें वहाँ घर से दूर रहना पड़ता है। तो हम कभी कभी महीने में एक बार आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रोड नहीं है तो वो भी नहीं है। डोईवाला में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। शराब का ठेका खुलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज ग्रामीणों के समर्थन किया है। लोगों ने शराब नहीं रोजगार दो के नारे लगाए हैं। 4 दिनों से डोईवाला में लगातार ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और यहाँ के स्थानीय जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। यहाँ पर मातृशक्ति हो, यहाँ के ग्रामीण हो, इस शराब के ठेके का बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये एक आबादी बहुल क्षेत्र है और जहाँ पर आबादी हो वहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खुलनी चाहिए। क्योंकि कल के लिए ये एक तो बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, आबादी क्षेत्र है। अगर यहाँ पर शराब का ठेका खुलेगा, एक तो कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी और गांव वाले जब विरोध कर रहे हैं तो कल को कानून व्यवस्था हर तरीके से खराब होगी। तो मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होने के नाते आज अपना समर्थन इन आंदोलनकारी लोगों को देने आया हूँ। और आपके संज्ञान में एक और चीज़ लाना चाहता हूँ। जहाँ पर ये शराब का ठेका खुलने की बात हो रही है, वहाँ पर पीछे आप देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र भी बना हुआ है और जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र हो वहाँ पे शराब का ठेका खुले। इस चीज़ से आप सरकार की नीयत पे आप खुद देख सकते हैं कि नीयत क्या है सरकार की, कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ पे शराबबंदी के लिए शिक्षा दी जा रही है वहीं पे आप शराब का ठेका। जनता बहुत आक्रोशित है और शराब का ठेका यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, इससे अव्यवस्थाएँ फैलेंगी। इसमें बगल में NTRO भी है, बगल में नशा मुक्ति केंद्र भी है और यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, जिससे कि नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। सरकार से हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में डाला था। उन्होंने कहा नहीं खुलेगा, जब जनता का विरोध है तो नहीं खुलना चाहिए। कि शराब का ठेका कल खुल रहा है। हमारा स्कूल, हमारा गांव सदियों से है यहाँ। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी खेलने के बहाने यहीं आ जाएंगे और यहीं सुबह उठ के हमारे जवान बूढ़े सारे यहीं रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ठेका बंद हो जाए तो कहीं दूर खोल लो। हम यूँ नहीं चाहते सरकार का भी नुकसान न हो। पर यूँ है कि ये गाँव हमारा गाँव पहले से फ्लाईओवर अब बना है। हमारा गांव सदियों से है और हमारे स्कूल कम से कम 10-12। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।